जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इनकम अंडर द हेड सैलरी, इसके अंडर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। राम, a chartered accountant, is employed with Ames Limited as an internal auditor and requests the employer to call the remuneration as internal audit fee. Ram shall be chargeable for tax for such fee under the head. तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राम किस कैपेसिटी में वर्क कर रहा है। टर्म यहाँ पर क्लियर कट मेंशन्ड है, एम्प्लॉयड। अगर हम टर्म की तरफ ध्यान दें तो एम्प्लॉयड, और इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए जरूरी हो जाता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो। तो इस वजह से भले ही इसने जो टर्म में फीस ली है, दिस इज इंटरनल ऑडिट फीस, ये इनकम फ्रॉम सैलरी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स बहुत से इसको प्रोफेशनल इनकम लेकर के डील करते हैं। प्रोफेशनल इनकम हेड में बेटा तब आएगा जब एम्प्लॉयड वर्ड नहीं होता और एज ए वर्कर काम नहीं करता, एज ए फ्री, एज ए प्रोफेशनल वर्क करता, तब यही सेम इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स मतलब पीजीबीपी में आ जाती। मैं समझता हूं इतना डिस्कशन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जेड लिमिटेड पे सैलरी ऑफ ₹2,10,000 to his employee Guru and undertake to pay income tax amounting 3,090 during the previous year 2021 on behalf of Guru। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा है, आपको बताना है यहाँ पर गुरु ने रिसीव कितनी मनी करी है उसकी बात होगी। तो 2,10,000 गुरु ने रिसीव करी है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये मनी तो इन द हैंड ऑफ गुरु रिसीव्ड है। बट साथ में ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्स की वो भी तो पे कंपनी ने कर दी, तो इसका मतलब है ये इनडायरेक्टली रिसीव्ड है, और जो टोटल अमाउंट होगा वो इन दोनों को ऐड करके ग्रॉस सैलरी होगा। क्योंकि जब गुरु के हाथ में आती है इनकम इन द हैंड तो वो नेट इनकम होती है, और क्वेश्चन ने नेट इनकम की बात नहीं करी है, जीटीआई का जो ग्रॉस सैलरी का पार्ट है उसकी बात करी है। तो इस कंडीशन में आप लेंगे 2,13,090, ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आर वॉज एम्प्लॉयड ऑन 1 जुलाई इन द ग्रेड ऑफ ₹15,000। तो 1 जुलाई मैंने बोला, ईयर नहीं बोला बेटा, इसलिए क्योंकि मेरा ध्यान पहले ग्रेड पर था। अब ग्रेड जो है वो 15,000 से स्टार्ट हुआ है 4,000, 17,500 एंड 22,000। पहले तो मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं कि ग्रेड की वजह से ही ये क्वेश्चन टफ हो रहा है। इसका मतलब है कि 15,000 में आप 15,000 से ज्वाइन करोगे और फर्स्ट ईयर 15,000 जो है यहाँ पर आर को रिसीव होगा, और उसके बाद 400 पर ईयर मतलब पर एनम उसको मिलता रहेगा। कब तक? जब तक 17,000 उसकी सैलरी नहीं हो जाए, और जैसे ही 17,000 क्रॉस होगा तब इसके बाद में इसके ऊपर इसे 500 रुपीज मिलने लग जाएगा, ऐड होने लगेगा। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में 15,000, फिर 15,400, फिर 15,800, फिर 16,200, इसी तरह से इंक्रीमेंट करेंगे। इसका मतलब है कि 17,000 तक पहुंचने के लिए इसको 5 इंक्रीमेंट की जरूरत होगी। तो जब 5 इंक्रीमेंट 400 के लग जाएंगे, आफ्टर देन ये 17,000 के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो डायरेक्टली पहले ये देखते हैं कि हमारा असेसमेंट ईयर क्या है। इस समय असेसमेंट ईयर हम लोगों का है 2021 और 22, ये क्वेश्चन में दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट हो गया इस जगह। आफ्टर देन जब हम इनकम चार्ज करते हैं तो वो प्रीवियस ईयर की चार्ज करते हैं, और प्रीवियस ईयर है हमारा 2020-21। ध्यान आपको यहाँ पर देना है कि ये जो स्टार्टिंग होगी ये हमारी अप्रैल से स्टार्ट होगी, 2020 अप्रैल से लेकर के, और इसकी एंडिंग होगी 31 मार्च।
अप्रैल में मैंने 1 नहीं लिखा है, आप 1 भी कर सकते हो कि 1 अप्रैल से ये हमारा ब्लॉक स्टार्ट होगा। अब ऐसी कंडीशन में अब आता हूं मैं ईयर पे। ये ईयर स्टार्टिंग में दे रखा है 1 जुलाई 2014, तो इसका मतलब है 1/7/2014 को इसकी सैलरी आर की होगी 15,000, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। और फिर इसके बाद में ये 5 इंक्रीमेंट लेते हुए इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो अब जब इसकी 5 वैल्यू का जो है इंक्रीमेंट अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में 17,000 रुपीज कहां पर आएगा वो भी आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अगर हम इसमें 5 इंक्रीमेंट लगा देते हैं, तो अगर 5 इंक्रीमेंट पे ध्यान दें तो इसका मतलब है हम सीधे सीधे 2019 के ऊपर आते हैं, और जो इंक्रीमेंट लगेगा वो हमारा 15 से लगना होगा। तो 15, 16, 17, 18 और 5th इंक्रीमेंट हमारा हो गया 19 के लिए। तो 19 में जब इसको सैलरी मिल रही होगी तो अब 19 की सैलरी इसकी हो जाएगी 17,000। और ये अगला जो इंक्रीमेंट इसका चेंज होगा ये जा करके 20 में होगा, और उसकी डेट भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि ये डेट 1 जुलाई की ही रन करेगी। अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर कि हमारे पास देखिए ये जो ईयर दे रखा है ये 2020 का दे रखा है, और यहाँ से हमको 2021 तक का जाना है। तो अब ये जो चेंज हो रहा है 20 में, ये आपका चेंज कब हो रहा है? जुलाई में हो रहा है। इसका मतलब है अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई, जून का मतलब हो गया 3 मंथ्स। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 मंथ्स के लिए तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो 17,000 मिलेगी, क्योंकि पीरियड हमारा अप्रैल है। तो अप्रैल से लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं हो कि 3 मंथ्स कैसे हुआ। 1 अप्रैल पे हमें जो मनी मिल रही है अप्रैल मंथ की वो 17,000 मिलेगी, और ये विदाउट एनी चेंजेस जो है वो अप्रैल, मई, जून, हमें जून एंड तक जो है, जून एंड तक हमको ये पैसा मिलता रहेगा, जून एंड तक। और ये जून एंड तक हम लोग रिसीव करेंगे 17,000, मतलब आर यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं 17,000। आफ्टर देन जैसे ही जुलाई लगेगा तब इसकी वैल्यू जो है वो 500 बढ़ करके 17,500 हो जाएगी, और इसको हम लोग 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो फाइनली अगर ऐसा कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 17,500 का कैलकुलेशन होता है 1,57,500, और 17,000 को 3 मंथ्स के लिए जो मनी मिलेगी वो हो जाएगी 51,000। इस तरह से फाइनली हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाएगा, और ये देखिए है 2,08,500, और हमारा ऑप्शन होगा सी। कुछ स्टूडेंट्स को पहली बार थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, एक बार इसको रिवाइंड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। A who is entitled to a salary rupees 15,000 per month took an advance 40,000 against the salary in the month of March 21। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 15,000 तो उसकी सैलरी है ही है, क्लियर। और जब 15,000 यहाँ पर, तो अब ये 15,000 जो सैलरी है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो 12 मंथ्स मिलनी ही मिलनी है। एक बंदा है आर हु वाज वर्किंग विद अनदर कंपनी ज्वाइन द प्रेजेंट एम्प्लॉयर 1 मई 2020 एट ए सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम। तो अब यहाँ पर आगे गिवन है हिज सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको समझना होगा। हिज सैलरी बिकम्स ड्यू ऑफ 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ। नॉर्मली जो ईयर हमारे पास रन होता है वो अप्रैल से ले करके मार्च होता है, मतलब किसी भी में 1 अप्रैल से ले लेंगे और 31 मार्च हमारे पास फाइनेंशियल ईयर रन करता है।
और इसका बेस ये होता है कि जिस मंथ की सैलरी है उसी मंथ के एंड में ही हमको मिल जाती है, जो भी एसएससी है उसको मिल जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में जब नेक्स्ट मंथ में मिलती है तो बेटा ये मंथ्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं और एक महीने पहले की बात हो जाती है। ऐसे में हम जब कैलकुलेशन करते हैं तब हम उस समय मार्च से लेकर के फेब तक का कैलकुलेशन करते हैं। ये बात ध्यान देनी, 12 मंथ तब भी हो रहा है, 1 मंथ एडजस्ट हो जाता है क्योंकि हमको आफ्टर 1 मंथ ही सैलरी यहाँ पर मिल रही है। अब असेसमेंट ईयर 2021 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रीवियस ईयर ठीक इसका बैक हो जाएगा, जो कि हमारे पास स्टार्ट अब होगा यहाँ मार्च से। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मार्च में जब हम बात करेंगे तो ये मार्च 2020 की सैलरी लेंगे और कब तक लेंगे, 2021 की बात करेंगे। कब, जब वो जॉब करने गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि इन विच पीरियड, जब वो जॉब कर रहा है कहाँ, सेकेंड एम्प्लॉयर के यहाँ। आफ्टर देन क्वेश्चन कह रहा है ही वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड अ पेंशन 9,000 पर मंथ फ्रॉम हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर। ऑलरेडी ये इसके पहले वर्क कर चुका था और अब इस समय इसको पेंशन मिल रही है 9,000 पर मंथ की। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना है, मुझे लगता है कि आपको ध्यान देना चाहिए। पेंशन तो उसको पूरे फुल ईयर मिलेगी, तो 9,000 तो उसे मिल ही रही है चाहे वो जॉब करे या नहीं करे। तो इसका मतलब है कि 9,000 फुल ईयर के लिए उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, और ये वैल्यू हो गई 1,08,000। प्रॉब्लम यहाँ पर जो आती है बहुत टिपिकल है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये वैल्यू आती है जो इसको मंथ मिल रहा है, तो अब जो इसको मंथली सैलरी मिल रही है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मंथली सैलरी आप कहेंगे सर क्या है, 20,000 मिल रही है और जब से उसने जॉब किया है तब से हम उतने मंथ्स काउंट कर लें, उसने मई से ज्वाइन किया है तो 11 मंथ्स होते हैं। तो जिन लोगों के मंथ में 11 मंथ्स आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपसे क्वेश्चन गलत हो गया। 11 मंथ्स नहीं, यहाँ पर 10 मंथ्स आएगा। सर क्यों, इस पीरियड को ध्यान दीजिए, मैंने कहा था ना कि 1 मंथ बैक चलेंगे, मार्च की सैलरी आपको बाद में मिलेगी। तो इस तरह से ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये वैल्यू आपको मिलती है 2 lakhs एंड आफ्टर देन अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो अब हमारा ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, 3,08,000, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस इंक्रीज इन द डीए, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस है, ऑन 15 मार्च 2020। इन्होंने जो अनाउंस किया है वो 2020 को किया है, विद रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2016, 4 साल बैक से कर दिया। द सेम वर पेड ऑन 6 अप्रैल 2020, और सारा का सारा पैसा जो है वो हमको 2020 में ही रिसीव हो गया। द एरियर ऑफ डियरनेस अलाउंस, जो डियरनेस अलाउंस का सारा पैसा जो इकट्ठा होकर के 4 सालों को हमको मिला है, उसके लिए बात हो रहा है कि किस प्रीवियस ईयर में हमने इसको रिसीव किया है। तो असेसमेंट ईयर हमारा चल रहा है 2021 और प्रीवियस ईयर है 21-22। तो ध्यान से देखिएगा, जिस प्रीवियस ईयर में ये आ जाएगा उसी प्रीवियस ईयर में हम इसको टैक्सेबल करते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर हमारा हो रहा है 20 और 2021, ये प्रीवियस ईयर की वैल्यू होगी। और इसका जो असेसमेंट ईयर होगा ये तो हो गया प्रीवियस ईयर, और जो इसका असेसमेंट ईयर होगा वो होगा 21-22। तो यहाँ क्वेश्चन में 21-22 अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं आंसर तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसकी वजह मैं बताऊं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पूछा गया है, और जब प्रीवियस ईयर पूछा गया है तो प्रीवियस ईयर हमारे पास 2021 है और हमको 2021 में लगाना है। ऑप्शन देखते हैं, 1920 ये नहीं होगा। इन इररेस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर टू विच दीज रिलेट बोथ ए एंड बी, यहाँ पर बेटा ऑप्शन ही कुछ नहीं दे रखा क्योंकि प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है। और यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर है आपका वो यही होगा 2021, 21-22 आपको टच नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेचुटी शैल बी फुल्ली एग्जम्प्ट इन केस ऑफ, ग्रेचुटी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है,
बी होगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटीज। बिल्कुल डायरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग 15 डेज। जो 15 डेज की सैलरी कैलकुलेट हो रही होती है उसमें जो टर्म दिया हुआ है वो लास्ट ड्रॉन सैलरी दिया गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट ड्रॉन सैलरी। आफ्टर देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। एन एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट सैलरी फॉर दिस पर्पज शैल बी। सोचिए, मैं आपको पहले 2 मिनट देता हूं सोचने के लिए कि कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया है। अब जिन लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया है उनका आंसर करेक्ट है। इंक्लूड डियरनेस अलाउंस एंड फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। तो जब आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट की बात करते हैं तो इस हालत में डायरेक्टली जो डियरनेस अलाउंस है वो तो लिया ही जाता है। नेक्स्ट आगे आते हैं। बी देखिए अपने आप में ही यहाँ ऑप्शन में गलत है क्योंकि नॉट इंक्लूड डियरनेस अलाउंस है। अंडर द ग्रेचुटी एक्ट डियरनेस अलाउंस आएगा ही आएगा। और डीपी की जो बात होती है, जब डियरनेस अलाउंस ऐसे लिखा होता है तो इसको डीपी बोलते हैं, मतलब डियरनेस पे। और जो डियरनेस पे है वो नॉट अंडर द एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पर डियरनेस अलाउंस सिंपली यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एन एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। फिर यहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर अप हो रहा है और इसने 16 ईयर्स 6 मंथ 5 डेज वर्क किया हुआ है। तो ऐसी हालत में बिल्कुल सही आपके दिमाग में आ रहा है, राउंड ऑफ कर देंगे मोर देन 6 के लिए, और ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने सोचा है उनका आंसर राइट है, 17 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मैक्सिमम एग्जम्पशन ऑफ द ग्रेचुटी शैल बी। ग्रेचुटी पुरानी बुक से अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो ऑप्शन बी 10 लाख लगा रहा होगा। अभी लेटेस्ट हमारा जो असेसमेंट ईयर चल रहा है हम इसके लिए बात करेंगे। असेसमेंट ईयर है हमारा 21 और 22। इसके लिए जो अमाउंट हो चुका है वो 20 lakhs है, तो आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 12, आर्यन वर्क विद प्रीवियस एम्प्लॉयर फॉर 3 years बट वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू ए ग्रेचुटी। ध्यान दीजिए वहां ग्रेचुटी के लिए एंटाइटल नहीं था और वो प्रीवियस 3 years भले ही काम कर चुका हो। और यहाँ ग्रेचुटी के लिए करंट पे ध्यान देना जरूरी होता है। ही वर्क विद द प्रेजेंट एम्प्लॉयर फॉर द 8 years and 7 months। अब 8 year 7 months उसने यहाँ पर काम किया हुआ है। द कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ द सर्विस कैलकुलेटिंग। तो कंफ्यूजन कहां पर होता है कि जब ग्रेचुटी में उसको तो पहले ग्रेचुटी मिली नहीं है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस ग्रेचुटी को अगर नहीं मिली है, ये ध्यान दीजिएगा कि नॉट है, अगर नहीं मिली है तो उसको इग्नोर कर देते क्योंकि इस पीरियड में ग्रेचुटी मिल नहीं रही थी और अभी इसने यहाँ पर वर्क करना शुरू किया है तो हम इसको ले लेते हैं खाली। और स्टूडेंट डायरेक्टली कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर के इसको 9 ईयर ले लेते हैं और जिनके मन में 9 ईयर आ रहा है बेटा उनका आंसर गलत है। करेक्ट आंसर होगा, जब तक कंप्लीट ईयर हो उन्हीं को लेंगे। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो कंप्लीट ईयर होंगे सिर्फ उन्हीं को लिया जाएगा। तो कंप्लीट ईयर 8 आंसर ऑप्शन बी आपको ना ना, कंप्लीट ईयर ऑफ जॉब लिया जाएगा चाहे ग्रेचुटी मिल रही हो और चाहे ग्रेचुटी नहीं मिल रही हो। तो इस तरीके से इसका आंसर नंबर 11 ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट ईयर ऑफ वर्किंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। किन लोगों के लिए ये एग्जेम्प्ट होती है? सेंट्रल स्टेट दोनों के लिए होती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके लिए आए हुए, रिपीट भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ये हमारे पास, इफ रेंट इज पेड फॉर हाउस सिचुएटेड इन दिल्ली द हाउस रेंट अलाउंस। ये क्वेश्चन एचआरए का है और सीधे सीधे एचआरए रूल के ऊपर है। जिनको रूल याद होगा तो उनको ध्यान देना है कि कौन सी सिटी की बात हो रही है। अगर ये दिल्ली सिटी है तो आपको याद आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी हम 50% ले लेंगे, और अगर स्मॉल सिटी होता तो इसका हम लोग 40% ले लेते। अगला भी हमारे पास थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। 15th, ए इज एंटाइटल्ड टू ए चिल्ड्रन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सर आता है, तुरंत आप कहोगे कि ये 100 रुपीज है, बिल्कुल सही। जिसको याद है 100 रुपीज, उन लोगों के लिए थोड़ा सा फायदा हो सकता है।
पर मंथ, 80 रुपीज उसको मिले हैं पर मंथ फॉर 3 चाइल्ड। तो 80 रुपीज 3 चाइल्ड के लिए मिले हैं। ऐसी हालत में इसका आंसर जो है वो आपका डायरेक्टली बी होगा, जो कि 160 है। मैं बता देता हूं किस तरीके से आप कहोगे सर 100 रुपीज ही तो पर मंथ है और 2 चिल्ड्रन के लिए फ्री है, तो आंसर जो है वो एग्जम्पशन 200 होना चाहिए। यस, 200 होना चाहिए, मगर ध्यान ये दीजिए कि ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं आपको एग्जम्पशन मिल सकती। मगर इससे कम अगर आप मनी रिसीव कर रहे हो तब तो वही होगा। तो ये मैक्सिमम लिमिट है और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लेस, तो एक्चुअल अमाउंट आप 80 पर ले रहे हो और 2 के लिए ही अलाउ है। कुछ स्टूडेंट इसमें गलती ये भी करते हैं कि वो 80 इंटू फिर 3 करने लगते हैं, तो 80 इंटू 3 240 हुआ और फिर 200 से उसको कंपेयर करते हैं और इसलिए वो बात मानते हैं कि 200 एग्जाम्पशन है। मैं फिर बोल रहा हूँ गलत, ये बेस इसलिए क्योंकि आपने 3 स्टूडेंट के ऊपर बेस बनाया है। आपको 3 में कंफ्यूज ही नहीं होना है। जब रूल 2 का है तो 2 को ही देखिए। तो 2 को देखने के लिए 2 स्टूडेंट कितना एक्चुअल मिला, 160 आपको मिल रहा है, तो 2 ही स्टूडेंट पे देखेंगे और 2 ही स्टूडेंट का जो वैल्यू है वो 200 रुपीज है, मैक्सिमम है। तो इसमें से 200 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम तो हो सकता है, तो आंसर 160 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 16, अनुभव इज एंटाइटल्ड टू हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस ऑफ 600 पर मंथ फॉर हिज 3 चिल्ड्रन। फिर उसी तरह बेस है, 3 चिल्ड्रन की बात है, 200 पर चाइल्ड, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 200 पर चाइल्ड है। तो आपका जो रूल होता है वो 2 के लिए होता है, तो 2 के रिलेशन में ही इसको कंसीडर करेंगे। हम यहाँ पर 400 की बात करते हैं। आप रूल में अगर देखोगे तो रूल ये कहता है कि 300 2 चिल्ड्रन के लिए होता है, तो इसका मतलब हुआ कि 600 होगा। और अगर 600 है तो क्वेश्चन में भी तो 200 और 3 का लेकर 600, इसका मतलब फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। ये रॉन्ग आंसर है। आप हमेशा उतने ही देखेंगे जितने की अलाउ है, तो 2 के लिए अलाउ है और 2 में 400 है, तो मैक्सिमम लिमिट 600 है, प्रीवियस वाले के ऊपर बेस्ड है, मैक्सिमम लिमिट 600 है, तो ऑप्शन इसका 400 होगा। कम तो हो सकता है, 600 से ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आर इज एंटाइटल्ड टू ए ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात हो रही है और 1000 रुपीज उसको मिले थे, उसमें से ही स्पेंड ही स्पेंड 600 पर मंथ। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दो तरीके से बात करता है। एक, जहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, मतलब खुद का सिस्टम है, तब ट्रांसपोर्ट अलाउंस की क्या पोजीशन है। और जब कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो जैसे ये क्वेश्चन है इसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसपोर्ट अलाउंस अब ब्लाइंड, डेफ और डम्प इन लोगों के लिए, हैंडीकैप्ड हैं, इन लोगों के लिए एग्जम्पशन लिमिट है 3200 पर मंथ। और जो 3200 पर मंथ है, ये भी आपको ध्यान देनी चाहिए कि ये नोटिफिकेशन जो है वो 1014 सब सेक्शन 2 में गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर 3200 की बात नहीं इंप्लीमेंट हो रही और ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है और इसकी स्पेसिफिक कंडीशन भी नहीं दी गई है, ना डंप है ना डीप है। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। बस आप ये याद रखिए, अब जो क्वेश्चन बनेंगे तो उस कंडीशन में रूल 3200 पर मंथ का होगा और स्पेसिफिक हैंडीकैप कंडीशन होगी। अब बात करते हैं, अगर यही क्वेश्चन सिस्टम का होता तो सिस्टम के लिए 70% का रूल है कि 70% इसका अलाउंस हो या 10,000 वैल्यू हो जो कि पर मंथ हो। तो ऐसे में 70% हम निकालेंगे और साथ में 10,000 पर मंथ निकालेंगे, और विच एवर इज लेस का रूल इंप्लीमेंट होता है। इन दोनों में से जो लेस होगा उसको ही ऑप्शन में रखा जाएगा। ये कई बार प्रीवियसली आ चुका है और स्टूडेंट इसमें जल्दी से क्वेश्चन इस तरीके से लगाते हैं कि 1000 में से 600 को एग्जेम्प्ट करते हैं और 400 को टैक्सेबल करते हैं, क्योंकि उनका, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एग्जम्पशन नहीं लगेगा। इस रूल के हिसाब से क्वेश्चन का अब रूल बदल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एंटरटेनमेंट अलाउंस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। डायरेक्ट आंसर है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको रूल याद होगा, वैसे तो एग्जम्प्ट होता है, बट डी ऑप्शन लगेगा
कि फर्स्ट इंक्लूडेड इन फुल ग्रॉस सैलरी, पहले इसको ग्रॉस सैलरी में ऐसे ऐड किया जाता है जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ही नहीं, बाद में डिडक्शन देते समय, डिडक्शन देखिए सेक्शन भी लिखा हुआ है 16(2), तो 16 का जो सब क्लॉज 2 है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये भी डायरेक्ट है, लीव ट्रेवल कंसेशन के रूल के बारे में पूछ रहा है। ये एक टैक्स फ्री परक्यूजिट्स है, कितने सालों के लिए? डायरेक्ट आंसर है 2 जर्नी होती है 4 years के ब्लॉक में, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 20, अमित एन एम्प्लॉय ओन्स ए कार विच ही यूजेस फॉर हिज प्राइवेट एज वेल एज ऑफिशियल पर्पस, दोनों के लिए वो प्राइवेट जो है वो यूज कर रहा है, प्राइवेट और पर्पस ऑफिशियल। द एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार इज मेट बाय द एम्प्लॉयर, ये भी सीधे सीधे रूल के ऊपर है। ये टैक्सेबल होगा कब? स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड दोनों के लिए, क्योंकि ऑफिस के लिए भी कार यूज हो रही है और पर्सनल पर्पस के लिए भी कार यूज हो रही है। और जो एक्सपेंसेस हैं उसको ध्यान दीजिए, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ कार इज मेट बाय एम्प्लॉयर, तो अगर एम्प्लॉयर की तरफ से है तो ये स्पेसिफाइड का भी होगा चाहे नॉन स्पेसिफाइड हो, दोनों ही कंडीशन में ये टैक्सेबल होगा।